जहाज़ों से जो टकराए उसे तूफ़ान कहते हैं और तूफ़ानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। स्वागत है आपको मिस्टर साहिब स्टडी चैनल में। आज हम साथियों देखेंगे उत्तर प्रदेश जीके का चैप्टर नंबर 2 है ये। और आज साथियों इसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक संरचना व उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। और नंबर 1 पे ये मैं बात करता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का मैंने ऑलरेडी पहला चैप्टर कराया था उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। तो उसमें शायद मैंने भौगोलिक संरचना की कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं उनको डिस्कस नहीं करूँगा। तो आप उसको जाके ज़रूर देख लेना। उत्तर प्रदेश कंप्लीट यूपी जीके के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथियों आप आरओ की तैयारी कर रहे हो या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो या पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो, तो इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। यदि आप साथियों कहीं से भी पढ़ के आए हैं, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए गए हैं जो साथियों आपको एक जगह कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। चलिए साथियों देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। कुल अक्षांशीय विस्तार देखेंगे उत्तर प्रदेश का तो 6 डिग्री 29 मिनट है। उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार देखेंगे तो 70 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। प्रदेश का कुल देशांतरी विस्तार साथियों है 7 डिग्री 9 मिनट। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। उत्तर प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली साथियों है उसके सहित कुल 9 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। तो आपको साथियों ये अच्छे से याद रखना है। उत्तर प्रदेश को सीमा स्पर्श करने वाला एकमात्र जो विदेशी राष्ट्र कौन सा है, नेपाल है। और नेपाल साथियों 7 जिलों से सीमा स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश से। तो इसमें क्रम पूछा जाता है पूरब से पश्चिम का, तो आपको याद रखना है एग्जाम में क्रम पूछ देगा कि पूरब से पश्चिम बताइए कि उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से जिला साझा करते हैं सीमा। तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत ये जिला से सीमा स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा स्पर्श करने वाला कौन है साथियों? मध्य प्रदेश है। और जो सर्वाधिक 11 जिलों को मध्य प्रदेश सीमा स्पर्श करता है। और प्रदेश का सबसे कम जिला को स्पर्श करने वाला कौन सा है? ललितपुर है, जो मात्र साथियों झांसी से सीमा बनाता है। ठीक है, झांसी से सीमा बनाता है और बाकी साथियों क्या है कि मध्य प्रदेश से तीनों ओर ललितपुर घिरा है। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों हिमाचल प्रदेश है। आपको अच्छे से इसको याद रखना है। और अब हम साथियों देखेंगे जो विभिन्न राज्यों के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के जिले हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हिमाचल प्रदेश साथियों एकमात्र जिला सहारनपुर जो सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ से भी साथियों सोनभद्र है जो सीमा साझा करता है। झारखंड से सोनभद्र है। राजस्थान से साथियों कौन सा जिला है? मथुरा और आगरा, ये दो जिला साथियों हैं राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। तो साथियों यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि इसमें एक जिला उठा के दे देंगे तो पूछेंगे किस किस राज्य से सीमा साझा करता है, या साथियों पूछ देंगे कि राजस्थान कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, साथियों कितने जिलों से सीमा स्पर्श करता है। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर को सीमा स्पर्श करता है। और साथियों वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो ये 6 जिला जो हैं सीमा स्पर्श करते हैं इससे, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। बिहार के साथियों 7 जो है जिला सीमा साझा करते हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। उत्तराखंड से 7 साथियों जिला हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरपुर नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। मध्य प्रदेश साथियों 11 जिला हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज प्रयागराज ठीक है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, जावा, जालौन। साथियों देखेंगे अगर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श कर प्रयागराज प्रयागराज ठीक है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, जावा, जालौन। साथियों देखेंगे अगर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाले जो जिले हैं वर्तमान में, जो साथियों दो हैं, आपको याद रखना है कि बदायूं जो है 9 जिलों से साझा करता है, वहीं हरदोई देखेंगे तो 8 जिलों से सीमा साझा करता है। साथियों 2011 में क्या हुआ कि मायावती द्वारा जो है 3 जिलों को जो है गठन किया गया था, जिसे पंचशील नगर, जिसे साथियों कहते थे हापुड़, वर्तमान में अब हापुड़ कहते हैं, पुराना नाम इसका पंचशील नगर था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भीमनगर साथियों बसाया था, इसे संभल अब कहते हैं। ठीक है, प्रबुद्ध नगर जिसे अब शामली कहा जाता है। तो साथियों यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि शामली का पुराना नाम क्या था? प्रबुद्ध नगर था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये आपको ये भी याद रखना है कि तीनों 2011 में साथियों जिला नए बने थे।
सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है, ठीक है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। अब साथियों यहाँ से क्वेश्चन एक ये बन जाता है कि बताइए कि उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी कौन सा राज्य है? तो आपको बताना है पूर्वी राज्य बिहार है। अगर पश्चिमी राज्य पूछ देगा तो हरियाणा है। और साथियों हिमाचल प्रदेश क्या है? उत्तरी और पश्चिमी राज्य है, क्योंकि साथियों आप जानते हैं कि उत्तर में साथियों उत्तर प्रदेश के कौन सा नेपाल है, तो ये उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश से। ये एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। वहीं अगर दक्षिणी सीमा देखेंगे तो कौन बनाता है राज्य? वो छत्तीसगढ़ है। तो आपको ये याद रखना है, इसीलिए साथियों ब्रैकेट में लिख दिया है कि आपके शॉर्टकट ये नोट्स आप ऐसे बना सकते हैं। आगे देखेंगे साथियों सोनभद्र। सोनभद्र जो साथियों है कितने राज्य सीमा बनाता है? 4 राज्य से, जो अभी यूपी में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला 4 राज्यों से सोनभद्र है। तो छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो आपको ये याद रखना है। नंबर 2 पे साथियों सहारनपुर है। तो सहारनपुर साथियों सेकंड हाईएस्ट है, जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं वो? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। अब साथियों यहाँ से क्वेश्चन ना बन के यहाँ से बन जाता है कि आगरा कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो 2 राज्यों को, और राजस्थान और कौन साथियों? एमपी है साथियों, यह मथुरा नहीं, सॉरी, एमपी है, ठीक है, मध्य प्रदेश है। तो आपको ये याद रखना है। आगे देखें साथियों राज्य राजधानी क्षेत्र, इसे स्टेट कैपिटल रीजन कहा जाता है, जिसे शॉर्टकट में एससीआर, जो हाल ही में अभी गठन हुआ था। इसमें साथियों 6 जिला शामिल हैं। लखनऊ सहित साथियों 6 जिला शामिल हैं। तो कौन कौन से हैं? लखनऊ है, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर। और साथियों जो एससीआर का कुल कितना टोटल एरिया है? 27,826 वर्ग किलोमीटर का एससीआर का क्षेत्रफल है। आगे देखेंगे साथियों यूपी के क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है, जिसका क्षेत्रफल कितना है टोटल? 7,680 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 2 पे साथियों सोनभद्र है। नंबर 3 पे हरदोई है। नंबर 4 पे सीतापुर है। और नंबर 5 पे साथियों कौन सा है? इलाहाबाद है। आगे देखिए तो साथियों यूपी के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 2 पे भदोही है। नंबर 3 पे गाजियाबाद है। नंबर 4 पे शामली है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। अब हम साथियों यहाँ से देखेंगे जिले का नाम और मुख्यालय, क्योंकि साथियों जो कुछ जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय भिन्न है, बाकी साथियों जो जिला है वहीं उसका मुख्यालय है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, मिलान के लिए आ सकता है। तो अमेठी के साथियों मुख्यालय है गौरीगंज। कौशाम्बी के साथियों मंझनपुर है। अम्बेडकर नगर साथियों अकबरपुर है। कुशीनगर का पडरौना है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है। सोनभद्र का साथियों रॉबर्ट्सगंज है। जालौन का क्या है? उरई है। फरक्काबाद का फतेहगढ़ है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो उत्तर प्रदेश के साथियों भूभाग जो 3 विभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 है भाबर व तराई क्षेत्र। नंबर 2 है मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी दोआब। नंबर 3 है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, जिसे बुंदेलखंड भी कहा जाता है। तो साथियों हम देखेंगे भाबर व तराई क्षेत्र, जो हमारा पहला है भाग है। तो भाबर साथियों जो है शिवालिक के क्षेत्र गिरिपाद क्षेत्र में पश्चिम से सिंधु, पूरब से तिस्ता के बीच में साथियों ये फैला है। अगर पश्चिम में देखेंगे साथियों सिंधु है, और पूरब में साथियों क्या है? तिस्ता के बीच में पूरा क्षेत्रफल फैला है, और इसे भाबर क्षेत्र कहा जाता है। इसके बीच वाले क्षेत्र को पश्चिम से पूरब जाने पर साथियों क्या होता है? भाबर का क्षेत्र की चौड़ाई साथियों कम हो जाती है। और अगर देखेंगे तो भाबर क्षेत्र का साथियों जो है पर्वतीय भूभाग है, जो कंकड़ पत्थर से निर्मित है। तो साथियों भाबर क्षेत्र में जो अधिकतर कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, और यहाँ पे साथियों क्या होता है? कंकड़ पत्थर होने के कारण नदियाँ जो है लुप्त हो जाती हैं, जो साथियों क्या होता है कि तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट हो जाती हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि भाबर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र साथियों विस्तार अगर देखेंगे तो बिजनौर है, सहारनपुर है, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में जो है फैला हुआ है। और अगर भाबर क्षेत्र में साथियों देखेंगे जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंख जैसी आकृतियां साथियों पाई जाती हैं। जैसी आकृतियां साथियों पाई जाती हैं, तो आपको ये याद रखना है, पूछ सकते हैं कि जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंख जैसी आकृतियां कहाँ पाई जाती हैं? तो भाबर क्षेत्र में पाई जाती हैं। उसके बाद साथियों देखें तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र जो है भाबर के समांतर, यह भी एक नम, दलदली और समतल मैदान को तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो आप याद रखना है कि जो नम होगा, दलदली होगा, समतल मैदान जैसा होगा, तो साथियों वो तराई क्षेत्र है। ये भी साथियों पूरब से पश्चिम जाने पर इसकी भी चौड़ाई कम होती जाती है। आगे देखें साथियों यहाँ पर साथियों क्या होता है? जब तराई ज्यादा होगी, जहाँ पानी ज्यादा साथियों पाया जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा? घने जंगल होंगे, लंबी घास होती है जिसे हाथी घास कहा जाता है। तो यहाँ पे साथियों हाथी घास पाई जाती है। यह साथियों सहारनपुर से देवरिया तक फैला हुआ है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? तो सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, देवरिया आज सभी जिलों में यह फैला हुआ है। और साथियों आपको याद रखना है कि जो जो कि उत्तर
प्रदेश का उत्तरी भाग है। जो साथियों जो भाबर तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है, तो साथियों उसी में ये फैला हुआ है। आगे देखेंगे साथियों, भाबर क्षेत्र में विलुप्त हुई नदियां सतह पर आ जाती हैं। इसी कारण यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है, क्योंकि साथियों जहाँ नदियां होंगी वहाँ बाढ़ भी आती जाती है। यहाँ मुख्य रूप से साथियों धान व गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है। नंबर 2 साथियों, अब हम देखेंगे मैदानी क्षेत्र का गंगा यमुना का मैदानी दोआब। तो उत्तर के भाबर तराई क्षेत्र और दक्षिण पठारी क्षेत्र के मध्य मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना को मैदानी दोआब कहा जाता है। इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियां यमुना, गोमती, रामगंगा, घाघरा, शारदा, ताप्ती, गंडक आदि द्वारा बहाकर लाई गई काप मिट्टी और कीचड़ और बालू से हुआ है। तो आपको याद रखना है कि इसका निर्माण किससे हुआ? काप मिट्टी, कीचड़ और बालू से हुआ है। इसको 3 उप विभागों में बांटा गया है साथियों। नंबर 1 गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, नंबर 2 है गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश, नंबर 3 है गंगा का पूर्वी मैदान। तो गंगा यमुना के मैदान को निर्माण प्रमुख रूप से किससे हुआ? काप मिट्टी से हुआ। तो याद रखना है कि काप मिट्टी जो है साथियों गंगा यमुना का निर्माण इससे हुआ है। और इसमें क्या देखेंगे कि साथियों मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई समानता कितनी है? 80 से 300 मीटर है, जो इम्पोर्टेंट है। और मैदानी क्षेत्र की अगर ढाल साथियों यहाँ से पूछी जाती है तो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर है। नदियों द्वारा निरपेक्षित तलछट मिट्टी तथा संरचना के आधार पर इस मैदान को 2 उप भागों में विभाजित किया गया है। और इसके में बांगर व खादर क्षेत्र। तो साथियों ये जो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसे इसके 2 प्रकार हैं, खादर और बांगर। साथियों हम बांगर क्षेत्र कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। इस क्षेत्र की भूमि ऊंची होती है, क्योंकि साथियों यहाँ नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है। जो नदियों में साथियों बाढ़ आती है, पानी आता है, वो नहीं पहुंच पाता है। इसी साथ जो बांगर का क्षेत्र होता है, इसकी उर्वरक क्षमता बहुत कम हो जाती है, इसलिए साथियों यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती है। खादर क्षेत्र साथियों क्या होता है? नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई नई मिट्टी के निर्माण से ही साथियों को जो है खादर क्षेत्र का निर्माण होता है। यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ होता है और यहाँ पर कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कृषि में सबसे ज्यादा यहाँ पैदावार भी होती है। तो तीसरा देखेंगे दक्षिण का पठारी क्षेत्र, जिसे बुंदेलखंड कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण का पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पठारी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 45,200 है, इम्पोर्टेंट है। दक्षिण पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड व बघेलखंड के भी भूभाग सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत साथियों क्या होता है कि ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर के गंगा क्षेत्र का दक्षिणी भाग, सोनभद्र के कुछ भाग इसमें सम्मिलित है। यह साथियों प्राचीन पठार नीच चट्टानों से निर्मित है, इसलिए इसे बुंदेलखंड का नीच भी कहते हैं। दक्षिण का पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 मीटर है साथियों। दक्षिण पठारी प्रदेश की ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। यहाँ से साथियों क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखेंगे साथियों कि जो दक्षिणी पठारी प्रदेश की प्रमुख साथियों नदियाँ कौन कौन सी हैं कि चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस, ये साथियों प्रमुख पठारी क्षेत्र की नदियाँ हैं। प्राचीन ग्रेनाइट व नीस की जो यहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं, इसी कारण साथियों यहाँ की मृदा क्या होती है? लाल होती है। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पर ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें होंगी वहाँ की मृदा कैसी होगी? लाल होगी। चाहे भारत में ले लीजिए चाहे उत्तर प्रदेश में ले लीजिए। यहाँ साथियों दक्कन के पठार का उत्तरी भाग है, मतलब यह साथियों क्या है कि दक्कन के पठारी का उत्तरी भाग है, जिसे बुंदेलखंड कह रहे हैं या दक्षिण पठारी प्रदेश कह रहे हैं। तो याद रखना है कि दक्कन पठार का उत्तरी भाग है। दक्षिण के पठार से ही कर्क रेखा गुजरती है। इसी कारण साथियों क्या होता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है कहाँ पर? दक्षिण पठारी प्रदेश में। साथियों यहाँ पर झांसी और बांदा सबसे ज़्यादा साथियों गर्म जिला है उत्तर प्रदेश। आगे देखें साथियों बुंदेलखंड के जो क्षेत्र में सम्मिलित जिला है, तो यहाँ से साथियों पूछा जाता है कितने जिला हैं? तो 7 जिला हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे कौन कौन से जिला शामिल हैं? तो महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, जालौन, झांसी, ललितपुर। बुंदेलखंड के पश्चिम में काली मृदा का विस्तार है, जो मालवा पठार का विस्तार है। तो आपको याद रखना है जो मालवा के पठार पर जो चीजें पाई जाए मृदा होगी वो काली मृदा होती है। बुंदेलखंड में साथियों चल्लास नामक की घास बहुतायत में पाई जाती है। आगे देखें तो रुहेलखंड। रुहेलखंड में क्या है तो गंगा नदी के उत्तर और कुमायूं के पहाड़ियों के नीचे स्थित है। इसमें 7 जिला यूपी के आते हैं: सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और बदायूं। तो ये रुहेलखंड के 7 जिला शामिल हैं, जिसे बुंदेलखंड में है। तो साथियों यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से इसके नोट्स भी बना लेना है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।